नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आईएएस सर्विस मीट को स्थगित कर दिया गया है। ये मीट भोपाल में 17 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित थी और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद करने वाले थे, लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आईपीसी केसरी ने बताया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए मीट को स्थगित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने आयोजन को टालने की सलाह दी थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना जन भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं और दिल्ली में निजी चैनल से शुक्रवार को बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मिलजुल कर संभावित संकट का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि जो पिछले एक महीने में विदेश यात्रा से लौटे इंदौर में स्वास्थ्य विभाग करीब 100 लोगों की तलाश कर रहा है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि विदेश से आए 50 लोगों की जांच हो चुकी है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं मिले। जबकि राज्य सरकार ने नए वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3T रणनीति बनाई है। 3T रणनीति यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया और इसमें आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए। ऐसे में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को ये निर्देश भी भेजा गया है। उन्होंने कहा गया कि कोविड की आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अनिवार्य रूप से भेजे जाएंगे। मंत्रालय ने 30 नवंबर को ही ये आदेश जारी कर दिया था, जबकि 3T रणनीति की सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी। इसके मुताबिक अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सबसे पहले कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान करेंगे। उसके बाद तत्काल ट्रेसिंग करते हुए जरूरी सर्विलांस गतिविधियों का पालन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर समेत कई अन्य सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि इन सब की जरूरत ही ना पड़े। मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य सावधानियों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां कोरोना की दहशत अब बढ़ती जा रही है। अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तो नहीं मिले, लेकिन पुराने वेरिएंट के 2 केस लगातार मिल रहे हैं। बता दें, बीते 48 घंटों में करीब 4 केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस रिकॉर्ड में 4 दर्ज किए गए, जबकि असल में 6 एक्टिव केस सामने आए हैं। इनमें से बीएसएफ के संस्थान के 2 छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें विभाग ने अपने यहां पर एक्टिव केस नहीं माना है। दरअसल दहशत का कारण एक्टिव केस नहीं बल्कि केस हिस्ट्री है। बीते 48 घंटों में जो 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनमें से 3 तो करीब 1 महीने से ग्वालियर में ही थे और ऐसे में उनको कोरोना वायरस शहर से ही मिला है। यही बात स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को डरा रही है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में कोविड के 2 केस मिले हैं। शुक्रवार को 2155 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आई। इनमें से 2 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि की गई है। ऐसे में 2 केस गुरुवार को सामने आए थे। शुक्रवार को जो 2 नए केस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से एक 48 वर्षीय सेना का जवान है, तो वहीं कहीं बाहर वो नहीं गया, लेकिन उसे पेट में दर्द हुआ था और उसने डॉक्टर से परामर्श लिया तो उन्होंने सैंपल कराने की सलाह दी। जांच करवाने वाले जवान को कोरोना निकला और दूसरा पॉजिटिव जो मरीज है, उसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, जो कि विशाखापट्टनम में ऑयल कंपनी में जॉब करता है। 20 दिन पहले ही वो ग्वालियर से आया था, लेकिन अब लौटने से पहले उसने जब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव निकला है, इसके भी पेट में ही दर्द हुआ था। और कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर अब पूरे देश में दहशत की स्थिति बरकरार है। दुर्ग जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते तीसरी लहर की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है, पर बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं नजर आया। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को इलाज के सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन दुर्ग में विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रेन स्टाफ की कमी है। पहली लहर के बाद यहां कोरोना के इलाज के लिए 2 सरकारी अस्पताल बनाए गए। दूसरी लहर के बाद उनके लिए जरूरी मशीनें भी खरीदी गई, लेकिन कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जिले का सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज कंचादूर में बन रहा है और यहाँ की छत के नीचे बड़े और बच्चों के इलाज की सभी सुविधाएं की गई हैं।
इसके लिए दो दो ऑक्सीजन प्लांट लगाना भी तय हुआ था, लेकिन अब तक एक ही चालू हो पाया है। दूसरे बड़े प्लांट का काम अभी अधूरा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बने इस सेंटर में पिछले 3 महीनों से एक भी मरीज नहीं, जबकि आपको बता दें कि कैजुअलिटी को रनिंग हॉल में रखा गया है और इसके लिए स्टाफ की रेगुलर ड्यूटी भी लगाई गई। मशीनें धूल खा रही हैं। तो वहीं जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह का मुख्य कार्यक्रम शनिवार को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और इससे पहले स्मृति कार्यक्रम के तहत पाताल पानी में दोपहर को 12 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टंटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दरअसल टंटिया मामा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और पौधारोपण होगा और ऐसे में पाताल पानी में कार्यक्रम के बाद नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में पहुंचा जाएगा। यह सभा प्रदर्शनी के अलावा संस्कृति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आज पाताल पानी में टंटिया मामा बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे विभाग ने महू से कालाकुंड तक चलाई जाने वाली हेरिटेज ट्रेन को निरस्त कर दिया है। कल से यथावत यह ट्रेन संचालित की जाएगी। अपनी पावर कोई कम क्यों करे, अगर वो जाने लगे तो दिक्कत तो होगी ही। आजकल ऐसा ही दर्द से प्रदेश के आईएएस अफसर गुजर रहे हैं। वो अंदर से कर रहे हैं लेकिन खुलकर बयां भी नहीं कर पा रहे। हर बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम को फाइलों में दबा देने वाले आईएएस इस बार फेल होते दिख रहे हैं। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम लागू करने का ऐलान किया तो आईएएस बिरादरी अवाक रह गई। पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिस्टम की लखनऊ में हुई एक कॉन्फ्रेंस में तारीफ की थी। ऐसे में आईएएस ने बैकफुट पर रहने में ही भलाई समझी, लेकिन इसे रोकने के लिए फील्ड में तैनात अफसरों ने एसोसिएशन पर दबाव बनाया। ऐसे में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष तो नहीं रखा, लेकिन दाव जरूर खेला है। भाजपा के कुछ नेताओं को यह समझने की कोशिश हुई कि इस सिस्टम के आने से उनका पुलिस के सामने रुतबा कैसे कम हो जाएगा। ये दाव तो फेल हो गया, लेकिन कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की मंशा को भांपते हुए सिस्टम को लागू करने के लिए टेबल ठोककर सामूहिक सहमति दे दी है। यहां से फेल होने पर आईएएस अफसरों ने अब जो चाल चली है उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा को आगे किया गया है। इसमें भी एक महिला अफसर को मोहरा बनाया गया और इस अफसर ने एक प्रोजेक्शन तैयार किया है। गृह विभाग को बतौर ज्ञापन भी ये प्रोजेक्शन सौंपा गया। इनमें बताया गया है कि कैसे सिस्टम फेल है। इनमें जिन शहरों के सिस्टम लागू हैं वहां के अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। इन शहरों के आंकड़ों की तुलना में उन शहरों से भी की गई जहां पर डीएम सर्वे सर्वा है। अब देखना यह है कि कोशिशें कामयाब होती हैं या फिर सरकार बीच का रास्ता निकालकर दोनों बिरादरी को संतुष्ट करती है। तो वहीं दुर्ग जिले में सहेली ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची डीआरआई टीम अब 20 घंटे की जांच के बाद जब लौटने लगी तो उनके साथ एक झड़प हो गई। दुकान संचालकों ने टीम से मारपीट की और इसके साथ ही मारपीट के बाद आरोप लगाते हुए उनसे धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। टीम को बंधक बनाने का भी प्रयास किया। सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके साथ ही झूमा झटकी की गई। इस दौरान हालांकि टीम के सदस्यों को वहां से बाहर निकाल लिया गया और इस पूरी घटना का एक वीडियो तेजी के साथ अब वायरल होने लगा है। दरअसल डीआरआई के 60 सदस्यों की टीम गुरुवार सुबह को सहेली ज्वेलर्स के 5 ठिकानों पर छापा मारने गई थी। इनमें से दुर्ग और भिलाई में दुकान, मकान और कारखाने में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई। टीम के सदस्यों ने सहेली ज्वेलर्स के संचालक सुनील जैन और राजेंद्र जैन के परिवार को नजरबंद कर दिया। उनसे उनके फोन और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। साथ ही घर के अंदर से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम के सभी सदस्यों ने वहां दस्तावेज खंगाले और कई अहम दस्तावेज जब्त भी किए। इस दौरान टीम ने यहां से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी समेत उनसे बने आभूषण भी बरामद किए। जब अधिकारियों ने इनके दस्तावेज मांगे तो ज्वेलर्स संचालक प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद टीम ने वहां से 5 बैग में हार्ड डिस्क, सीसीटीवी फुटेज और इन तमाम सबूतों के साथ साथ अन्य दस्तावेज और सोना चांदी जब्त कर लिया। देर रात करीब 1 बजे जब टीम जाने लगी तो ज्वेलर्स संचालकों ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें घेर लिया गया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान उनके बीच काफी बहस और झूमा झटकी भी हुई।
मामला बढ़ते देख अधिकारियों ने दुर्ग पुलिस की मदद ली और किसी तरह वहां से निकले। इस दौरान डीआरआई और ज्वेलर संचालकों के आदमियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डीआरआई की टीम को छापेमारी के दौरान अंदर जाने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जब्त किए गए सोने और चांदी नहीं ले जाए जा रहे। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली में शुक्रवार की देर शाम को एक पिकअप से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के काफी देर तक पुलिस जब वहां नहीं पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उनका गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने बस में आग लगा दी। मामला लोरमील थाना के सलेहघोरी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर यात्रियों से भरी इस बस में आग लग गई। दरअसल आपको बता दें कि बस लोरमी से डिंडोरी की ओर जा रही थी और इसी दौरान देर शाम को सालेहघोरी गांव के पास सामने से आ रही एक पिकअप से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 यात्री और पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को लोरमी सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। लोगों ने बताया कि घटना के बाद तुरंत ही हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची और इस पर लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने रात को ही बस में आग लगा दी और लोगों ने बस चालक पर लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ही अब दोनों ही गाड़ियों के वाहन चालक फरार हैं। तो वहीं घटना में कौन कौन घायल हो चुका है और कहां के वो रहने वाले हैं, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। और छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में यहाँ उमराव में करीब 65 साल का एक किसान रहता है, जिसका नाम अमल साय बताया गया, जिसकी 2 बेटियां भी हैं। एक का नाम हेमवती और दूसरे का नाम लक्ष्मी है। माँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी। 1 साल पहले इस परिवार के सामने खाने पीने की दिक्कत थी, बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात। लिहाजा पिता अमल साय ने सोचा कि वो अपनी 5 एकड़ की जमीन बेच दे ताकि कोई छोटा मोटा काम कर सके। ऐसे में परिवार को पालना चाहता था। जब जमीन बेचने की बात आई तो बेटियों ने पिता का हाथ रोक दिया। बोली, हमारी जिंदगी के लिए जमीन बेचने के लिए जा रहे हो, लेकिन ये जमीन हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपके पास देने के लिए हाथ नहीं है, ना तो हम आपका साथ देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इन बेटियों ने अपने पिता की मदद करने की ठानी और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों लड़कियां हल जोत रही हैं। और बताते चले आपको कि जमीन बेचने का इरादा अब उनके पिता ने छोड़ दिया है। अपनी जमीन पर दोनों बेटियों के कांधे पर हल रखा और जुताई शुरू कर दी। दोनों फसल लेने के बाद अमल साय को समझ आया कि दोनों बेटियां कितनी सही थी। इस बार मक्के की फसल लेने के लिए वो बेटियों के साथ खेत की जुताई में जुट गए।